कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा अच्छी तरह से सजा हुआ कमरा है और इस कमरे का जो मुख्य दरवाज़ा है ना, वो पूरी तरह से खुला हुआ है। वहाँ कोई गार्ड नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। मतलब बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं? बिल्कुल पाबंदी नहीं है। तकनीकी और कानूनी रूप से देखें तो कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर जाने के लिए पूरी तरह आज़ाद है, लेकिन उस व्यक्ति के पैरों में चलने की ताकत नहीं है। अच्छा। हाँ, और बाहर निकलने के लिए कोई व्हीलचेयर या मदद भी नहीं है। तो दरवाज़ा खुला होने के बावजूद वो इंसान वहीं कैद है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि क्या वो इंसान वाकई आज़ाद है? ये तो एक ऐसा विरोधाभास है जो राजनीति विज्ञान की नींव को ही हिलाकर रख देता है। मतलब एक तरफ बाहरी रोक-टोक एकदम नहीं है, जिसे हम आमतौर पर आज़ादी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उस आज़ादी का इस्तेमाल करने की कोई क्षमता ही नहीं है। सही बात है। यही वो वैचारिक उलझन है ना, जो सदियों से दुनिया भर के दार्शनिकों और विचारकों को परेशान करती रही है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी वैचारिक उलझन को सुलझाने वाले हैं। आज हम राजनीति विज्ञान के सबसे ताकतवर और शायद सबसे ज्यादा विवादित शब्द की परतों को खोलेंगे, और वो शब्द है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। बिल्कुल। और हमारे पास आज जो स्रोत और नोट्स है ना, वे सीधे तौर पर उन अहम राजनीतिक दर्शन की किताबों से है जो यूजीसी नेट, बीपीएससी और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की रीढ़ माने जाते हैं। हाँ, तो हमारा उद्देश्य इसे सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझना है। चलिए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये शब्द लैटिन भाषा के लिबर, LIBER, लिबर से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ होता है बंधनों का अभाव। पर क्या इतिहास में इसका मतलब हमेशा एक ही रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास के हर दौर में आज़ादी का मतलब उसी चीज से तय हुआ है जिसने उस दौर में इंसान को सबसे ज्यादा दबाया। मतलब खतरा कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल। अगर हम मध्य युग में जाएं, तो समाज और धर्म की सत्ता चरम पर थी। उस समय स्वतंत्रता की मांग मुख्य रूप से इसी रूढ़िवादी समाज और धार्मिक बेड़ियों के खिलाफ उठी थी। यानी धर्म किसी इंसान की सोच को पूरी तरह अपने अधीन नहीं रख सकता। राइट। फिर शायद जब राजाओं का दौर आया होगा। हाँ, वही 15वीं और 16वीं सदी का दौर। इस समय राजतंत्र बहुत मजबूत था, राजा का आदेश ही कानून था। तब स्वतंत्रता का मतलब सीधा राजा की मनमानी के खिलाफ हो गया। अच्छा, और फिर लोकतंत्र आने पर? 17वीं सदी के बाद जब दुनिया में लोकतंत्र आने लगा तो खतरा फिर बदल गया। तब ये माना जाने लगा कि भले ही सरकार बहुमत से चुनी गई हो, लेकिन वो अल्पसंख्यकों को या अलग विचार रखने वालों को कुचल नहीं सकती। तो इतिहास एक बात बहुत साफ कर देता है कि जिसने भी इंसान को दबाने की कोशिश की, उसी के खिलाफ खड़ा होना स्वतंत्रता बन गया। खैर, इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद ये जानना बहुत दिलचस्प है कि विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया है। मतलब बंधनों के अभाव का असली अर्थ क्या है? क्या समाज में कोई नियम ही ना हो? यहीं पर विद्वानों ने एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर स्पष्ट किया है। JRC का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में आता है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। अति शासन यानी ओवर गवर्नमेंट। हाँ, इसका अर्थ है कि जहां जरूरत से ज्यादा शासन या सरकार का दखल हो, वहां आजादी खत्म हो जाती है। लेकिन इसे सबसे तार्किक ढंग से मैकीन ने समझाया था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। अतार्किक प्रतिबंध? इसे थोड़ा सरल करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये शुरुआती दौर है, इसे हम एक खाली खेल के मैदान की तरह देख सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जैसे आप उस मैदान में खेल रहे हैं और कोई रेफरी आपको सीटी बजाकर बार बार रोक नहीं रहा है। आप बस यही कह रहे हैं कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, कोई बाहरी दखल नहीं चाहिए। एकदम सटीक। ये रेफरी वाली बात इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पकड़ती है। और इस खेल के मैदान में रेफरी को पूरी तरह बाहर रखने की सबसे मजबूत वकालत हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। उनकी 1884 की एक बहुत अहम किताब है मैन वर्सेस द स्टेट। अच्छा। स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े समर्थक थे और उनका मानना था कि राज्य को केवल एक पुलिस राज्य होना चाहिए। एक मिनट, पुलिस राज्य, ये शब्द तो आज तानाशाही के लिए इस्तेमाल होता है ना, जहां पुलिस हर किसी की जासूसी करती है। स्पेंसर इसे आजादी के लिए अच्छा कैसे मान सकते हैं? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, पर 19वीं सदी के संदर्भ में पुलिस राज्य का वो मतलब नहीं था जो आज हम समझते हैं। तो फिर क्या मतलब था?
स्पेंसर के अनुसार पुलिस राज्य का मतलब एक नाइट वॉचमैन या चौकीदार से था, जिसके केवल 2 ही काम हो। पहला, बाहरी दुश्मनों से देश को बचाना, और दूसरा, अंदर हत्या या चोरी जैसे अपराध रोकना। बस इतना ही? मतलब शिक्षा या स्वास्थ्य में कोई दखल नहीं? बिल्कुल नहीं। राज्य को अर्थव्यवस्था, शिक्षा या किसी भी चीज में दखल नहीं देना चाहिए। स्पेंसर का तो यहां तक कहना था कि अगर समाज में अपराध न हो तो राज्य की कोई जरूरत ही नहीं है। भलाई के नाम पर भी अगर राज्य कुछ करता है तो वो आजादी का हनन है। अरे वाह, यानी भलाई के नाम पर भी कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। और इसी तर्क को एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने अर्थव्यवस्था में लागू किया था ना? हाँ, जिसे लेजे फेयर या हस्तक्षेप कहते हैं। हाँ वही। मतलब अगर मैं एक जूते की फैक्ट्री खोलना चाहता हूं तो मैं कितने जूते बनाऊं, क्या दाम रखूं, सरकार मुझे नहीं बताएगी। सब बाजार पर छोड़ दो। बिल्कुल। राज्य अर्थव्यवस्था से पूरी तरह बाहर रहे। लेकिन उस खाली खेल के मैदान में एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या भी तो है। अगर कोई रेफरी नहीं है, कोई नियम नहीं है, तो ताकतवर खिलाड़ी कमजोरों को पीट कर बाहर कर देंगे। सही बात है। बड़ी कंपनी छोटी कंपनियों को कुचल देगी। अगर सरकार कुछ करेगी नहीं तो कमजोर इंसान की आजादी कैसे बचेगी? नियम तो चाहिए ही ना। और इसी सवाल ने राजनीतिक दर्शन में एक नया अध्याय जोड़ा। यहीं जॉन लॉक की एंट्री होती है, जिन्हें उदारवाद का जनक माना जाता है। जॉन लॉक जी। लॉक ने स्वतंत्रता को मानव के प्राकृतिक अधिकारों के साथ जोड़ा। उनका कहना था कि इंसान को जन्म से ही 3 अधिकार मिले हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। एक सेकंड, संपत्ति का अधिकार इतना अहम क्यों था कि उसे जीवन और आजादी के बराबर रख दिया गया? इसके पीछे एक बड़ा ऐतिहासिक कारण है। लॉक के समय से पहले ये माना जाता था कि देश की सारी जमीन राजा की है। राजा जब चाहे जमीन छीन सकता था। तो जब लॉक ने कहा कि संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, तो ये राजतंत्र पर सीधा प्रहार था। ओहो, मतलब एक ऐसा दायरा जहां राजा भी नहीं आ सकता। हाँ, और इसी दायरे को बचाने के लिए लॉक ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती। मतलब जहां कानून नहीं, वहां आजादी नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? एक तरफ हम कह रहे हैं कि आजादी मतलब कोई बंधन न होना, और दूसरी तरफ लॉक कह रहे हैं कि कानून के बिना आजादी बची नहीं सकती। ये अजीब लगता है, पर असल में बहुत गहरी बात है। लॉक का तर्क था कि कानून का काम आजादी को छीनना नहीं है, बल्कि उसे दूसरों के हमलों से बचाना है। अगर कानून नहीं होगा तो ताकतवर ही राज करेगा। इसलिए एक ऐसे कानून के दायरे में रहना जो सबकी आजादी की रक्षा करे, वही सच्ची स्वतंत्रता है। समझ गया। लेकिन लॉक के इस कानून वाले समाज में भी तो एक खतरा है। क्या हो अगर बहुसंख्यक लोग मिलकर ऐसा कानून बना दें जो अल्पसंख्यकों की आजादी ही छीन लें? मान लीजिए 80% लोग तय कर दें कि बाकी के 20% लोगों को क्या पहनना है या क्या सोचना है। बिल्कुल, और यहीं पर J.S. मिल के विचार सामने आते हैं, जिन्हें सरकार से ज्यादा समाज से डर लगता था। मिल की 1859 की किताब है एसे ऑन लिबर्टी। मिल का साफ कहना था कि व्यक्ति अपने शरीर और मन का स्वामी है, संप्रभु है, मतलब सॉवरन है। हाँ, मिल ने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण आजादी की वकालत की। उन्होंने एक बहुत अहम सिद्धांत दिया, जिसे हानि का सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि एक इंसान को वो सब करने की छूट होनी चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान न हो। मतलब अगर कोई अपने बंद कमरे में कुछ कर रहा है जिससे दूसरों पर असर नहीं पड़ रहा, तो राज्य दखल ना दे। पर अगर वो शराब पीकर गाड़ी चलाए और दूसरों की जान को खतरा हो, तब राज्य से रोकेगा। एकदम से ठीक। लेकिन मिल की सबसे बड़ी चेतावनी राज्य को लेकर नहीं थी। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि मिल मानते थे आजादी को सबसे बड़ा खतरा बहुमत समाज से है। समाज से, सरकार से नहीं। हाँ। समाज के रीति रिवाज और बहुसंख्यक लोगों का दबाव एक ऐसी अदृश्य जेल बना देते हैं जो पुलिस से भी खतरनाक है। सरकार तो शरीर को कैद करती है, लेकिन समाज का डर आपकी आत्माओं और विचारों को कैद कर लेता है। बात तो एकदम सही है। सामाजिक बहिष्कार का डर अक्सर लोगों को वो करने से रोक देता है जो वे करना चाहते हैं। लेकिन अब तक हमने जो भी बात की है, चाहे स्पेंसर का खाली मैदान हो, लॉक का कानून हो या मिल का सिद्धांत, ये सब कह रहे हैं कि इंसान को अकेला छोड़ दो। हाँ, ये सब नकारात्मक स्वतंत्रता के हिस्से हैं। लेकिन अगर हम वापस उस खुले दरवाजे और व्हीलचेयर वाले उदाहरण पर जाएं, मान लीजिए इंसान गरीब है, खाने को नहीं है, शिक्षा नहीं है,
राज्य उस पर पाबंदी नहीं लगा रहा, पर उसके पास साधन ही नहीं है, तो क्या वो स्वतंत्र है? इसी सवाल से स्वतंत्रता में एक नया मोड़ आता है, सकारात्मक स्वतंत्रता। रूसो ने ये विरोधाभास बहुत पहले कहा था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत मशहूर कोट है ये। हाँ, रूसो के लिए स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी बंधनों का अभाव नहीं है। उनका मानना था कि सामान्य इच्छा या जनरल विल का पालन करने में ही असली आज़ादी है, यानी समाज की भलाई के लिए जो सही है उससे जुड़ना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है कि राज्य अब एक सहायक बन जाता है जो आपको साधन देता है? बिल्कुल। इसे 20वीं सदी में हैरोल्ड लास्की ने बहुत अच्छे से समझाया। अपनी किताब एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने कहा कि बिना अधिकारों के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती। लास्की का तर्क था कि स्वतंत्रता उन दशाओं की उपलब्धता है जिनमें मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। दशाएं मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब? हाँ, बुनियादी आर्थिक सुरक्षा और शिक्षा। और इसी विचार को आगे अमर्त्य सेन ने अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में बढ़ाया। उन्होंने क्षमता का दृष्टिकोण यानी कैपेबिलिटी अप्रोच दिया। ये वही व्हीलचेयर वाला उदाहरण है ना? हाँ, अगर इमारत में रैंप बना दिया जाए ताकि व्हीलचेयर वाला व्यक्ति खुद बाहर जा सके, तो वो रैंप ही अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच है। एकदम सही पकड़ा आपने। राज्य का काम सिर्फ पाबंदियां हटाना नहीं है, बल्कि वो रैंप बनाना है ताकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके। अगर हम इसे बीपीएससी के आंसर राइटिंग के ढांचे से जोड़े, जो उम्मीदवारों के लिए बहुत काम का है, तो कहानी शुरू होती है बेड़ियों को तोड़ने से, जो नकारात्मक स्वतंत्रता है, और खत्म होती है इंसान को उड़ने के लिए पंख देने पर, जो सकारात्मक स्वतंत्रता है। ये ढांचा बहुत ही मजबूत है। इंसान को उड़ने के लिए पंख देना बहुत अच्छा विचार है, लेकिन जब राज्य लोगों को पंख देने लगता है, उनकी क्षमताएं बढ़ाने के लिए दखल देने लगता है, तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। कैसी समस्या? क्या हो अगर राज्य ये तय करने लगे कि आपको किन पंखों की जरूरत है और किस दिशा में उड़ना है? क्या भलाई के नाम पर राज्य तानाशाह नहीं बन सकता? यहीं से राजनीतिक सिद्धांत का सबसे बड़ा वैचारिक महासंग्राम शुरू होता है। अच्छा। बर्लिन, हेयक और मार्क्स की बहस। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस उनके तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये महासंग्राम शुरू कहाँ से होता है? इसाया बर्लिन से। हाँ, 1958 में बर्लिन ने अपना निबंध लिखा, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। उन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच एकदम स्पष्ट लकीर खींच दी। बर्लिन की सबसे बड़ी चिंता थी पितृसत्तात्मक व्यवस्था, यानी पैटर्नलिज्म। मतलब जब सरकार पिता की तरह बर्ताव करने लगे। हाँ, बर्लिन ने चेतावनी दी कि सकारात्मक स्वतंत्रता अक्सर ये मानकर चलती है कि राज्य को पता है आपके लिए क्या सही है। भलाई के नाम पर राज्य आज़ादी छीनने लगता है और तानाशाही की ओर ले जाता है। बर्लिन कहते हैं कि साधन जुटाना परिस्थितियां हो सकती हैं, पर वो आज़ादी नहीं है। आज़ादी बस बंधनों का अभाव ही है। और शायद बर्लिन के इसी डर को नव उदारवादियों ने और मजबूती से पकड़ा। हेयक ने अपनी किताब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी में कहा कि आज़ादी मतलब दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से मुक्ति है। और मिल्टन फ्रीडमन ने भी तो यही कहा ना, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में, कि बाध्यता या बल प्रयोग ना होना ही आज़ादी है। इनका पूरा जोर व्यक्ति को राज्य से बचाने पर था। लेकिन यहीं पर कार्ल मार्क्स का नजरिया एकदम अलग दिशा से आता है। जहां बर्लिन और हेयक व्यक्ति को राज्य से बचाना चाहते हैं, वहीं मार्क्स पूरी पूंजीवादी व्यवस्था की असमानता को ही सबसे बड़ी बेड़ी मानते हैं। बिल्कुल। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नकारात्मक स्वतंत्रता बहुत खोखली है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवादी समाज में जो स्वतंत्रता दिखती है वो केवल दिखावे की आज़ादी या फॉर्मल लिबर्टी है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जैसे औद्योगिक क्रांति के समय आज़ादी का मतलब था कि मजदूर किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए आज़ाद है, कोई राजा उसे रोक नहीं रहा है। लेकिन जमीन और मशीनों पर तो मुट्ठी भर लोगों का कब्जा था ना। वही तो कागजों पर वो आज़ाद था, पर हकीकत में भूख से बचने के लिए उसे उसी मालिक के पास 16 घंटे काम करना पड़ता था। और यही वो मजबूरी है जिसे मार्क्स असली बेड़ियां कहते हैं। मार्क्स के लिए स्वतंत्रता का असली अर्थ है विवशताओं का अभाव। उनका तर्क है कि पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्ति को दोहरा जीवन जीने पर मजबूर करती है।
वोट देने के लिए वो समान नागरिक है, पर आर्थिक रूप से गुलाम है। क्या बात है। और इसी को नव मार्क्सवादी हर्बर्ट मार्क्यूज ने आगे बढ़ाया ना। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यवस्था ने आज़ादी को पूरी तरह मैन्युपुलेट कर लिया है। इंसान बस एक उपभोक्ता बन गया है। हाँ, बाजार इंसान में कृत्रिम जरूरतें पैदा करता है और हम जीवन भर उन चीजों को खरीदने में लगे रहते हैं जिनकी हमें सच में कोई जरूरत नहीं है। आजाद होने के भ्रम में हम बाजार के दास हैं। ये सच में बहुत गहरे टकराव हैं। एक तरफ बर्लिन कहते हैं राज्य से दूर रहो, दूसरी तरफ मार्क्सवादी कहते हैं कि आर्थिक बराबरी के बिना खाली मैदान वाली आज़ादी एक क्रूर मजाक है। और इसीलिए चार्ल्स टेलर ने इस टकराव को सुलझाने के लिए बहुत बेहतरीन शब्दावली दी। टेलर ने नकारात्मक स्वतंत्रता को अवसरवादी संकल्पना कहा, मतलब दरवाजा खुला है, आपके पास अवसर है। ठीक है। और सकारात्मक स्वतंत्रता को अभ्यास की संकल्पना कहा, यानी व्यक्ति सच में उस दरवाजे से बाहर निकल रहा है, आज़ादी का अभ्यास कर रहा है। उन्होंने उद्देश्यात्मक स्वतंत्रता की बात भी की कि कुछ आज़ादियां ज़्यादा अहम होती है, जैसे धर्म की आज़ादी ट्रैफिक नियम तोड़ने की आज़ादी से कहीं बड़ी है। वाह। इन सब दार्शनिक बातों के बीच हमारे स्रोत कुछ बहुत शक्तिशाली किताबों का भी जिक्र करते हैं। ये तथ्य रटने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि नेताओं ने आज़ादी के लिए जिंदगी लगा दी। जैसे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और जोसेफ रास की मोरालिटी ऑफ फ्रीडम, जिसमें उन्होंने स्वायत्तता की बात की। हाँ, और आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये डर से मुक्ति का विचार बहुत गहरा है। सूकी के अनुसार डर इंसान के दिमाग में एक अदृश्य जंजीर है। जब तक भीतर डर है, बाहर कितनी भी आज़ादी हो, इंसान मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो सकता। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें तो साफ है कि स्वतंत्रता सिर्फ जो चाहो वो करने की छूट नहीं है। ये लॉक के कानून के भीतर रहने, मिल के बहुमत से बचने, बर्लिन के राज्य के हस्तक्षेप से बचने और सेन के रैंप वाले विचार का एक जटिल संतुलन है। और इसके केंद्र में एक चीज और है, नैतिक जिम्मेदारी। अगर आप खुद फैसले लेने की आज़ादी चाहते हैं तो परिणामों की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी होगी। बिना जिम्मेदारी की आज़ादी अराजकता बन जाती है। बहुत सटीक निष्कर्ष। आज की इस चर्चा से छात्रों और श्रोताओं को एक गहरी विश्लेषणात्मक दृष्टि मिली होगी। पर चर्चा खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो इस बहस को आज के समय में ले आता है। हाँ, देखिए, J.S. मिल ने चेतावनी दी थी कि बहुमत समाज राज्य से भी बड़ा खतरा है। आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत प्रासंगिक है। वो कैसे? तय कर रहे हैं कि समाज क्या सोचेगा, क्या पसंद करेगा। तो क्या ये अदृश्य बहुमत हमारी वैचारिक स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी जंजीर नहीं बन गए हैं? क्या इंसान सच में अपनी इच्छा से जी रहा है या कोई एल्गोरिदम उसकी आज़ादी को नियंत्रित कर रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये सवाल वाकई झकझोरने वाला है। शुरुआत में जो हमने खाली कमरे का उदाहरण दिया था, अब उसे देखने का नजरिया बदल चुका होगा। आज़ादी कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक सांस लेता विचार है जो हर युग में नई पीढ़ियों से लड़ता है। और इसी विचार के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।